हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती, जो आप लोगों के लिए काफी परीक्षा नजदीक आ गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं तुरंत परीक्षा होने वाला है, इसलिए बिहार स्पेशल आप लोगों के लिए क्या आए हैं मैराथन क्लास। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, ये आप लोगों के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। इसलिए आप जी जान लगा दीजिए, क्योंकि अंतिम दौर है और अंतिम दौर में अगर आप लड़ाई धैर्य और कुशलता के साथ लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर विजय निश्चित है। इसलिए आप लोग धैर्य बना करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। निश्चित तौर पर इस वीडियो से आप लोगों को बिहार स्पेशल से परीक्षा में निश्चित आएगा, ये गारंटी तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि जो अनुमान किया जा सकता है। 100% तो मैं नहीं कह सकता हूं, अनुमान के तहत कह सकता हूं कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये इसमें जो हम बताने जा रहे हैं इसमें से एक क्वेश्चन नहीं है, इसमें से 100 से अधिक क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं। निश्चित तौर पर से इस वीडियो से क्वेश्चन आप लोगों को हेल्पफुल होगा, आएगा परीक्षा में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल के अंतर्गत है पहला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक ना, कौन सा सीमा नेपाल के बॉर्डर से साझा नहीं करता है। तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन है मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी, पूर्णिया, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए किसका जिला साझा नहीं करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। बाकी सब इनका 7 जो जिला है वह साझा करता है, बाकी नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा इन व्याख्या के साथ पढ़ेंगे, और आइए हम थोड़ा सा इसका व्याख्या भी देख लेते हैं। देखिए जैसा कि हमने कहा कि बिहार एक सीमावर्ती राज्य है और बिहार राज्य नेपाल से सीमा साझा करता है। सही बात है। इसके 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। जैसे बिहार में देखिए कुल 38 जिले हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए क्या क्या है, कौन कौन से जिला हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। पूर्णिया नहीं है इसमें, तो चलिए ये हो गया। उसके बाद आइए अब देखिए बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। अब देखिए झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, ये कहां के है, बिहार से। उसके बाद साझा करते हैं सीमा। उसके बाद बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए, तो बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा। तो ये पश्चिमी चंपारण है। क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक उसके उल्टा अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसका सही जवाब शिवहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, शिवहर हो जाएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या का अगर बात कर लिया जाए तो बिहार में पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया जाए तो सीधे कहाँ चल जाएंगे, शेखपुरा चल जाएंगे। कहाँ, शेखपुरा हो जाएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बन रहा है, ठीक ना। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर ये वीडियो आप पूरे लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित तौर पर 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में फंस जाएगा। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को हेरिटेज जो द्वारा संबोधित किया गया है, बताया गया है, तो उसमें से कौन सा है। तो देखिए ऐसे तो माना जाए तो महाबोधि विहार है, लेकिन आयोग ने आंसर इसको ए माना है। क्या माना है, ए आंसर माना है। लेकिन इसके होना चाहिए मेरे अनुसार से 2 इसका आंसर होना चाहिए, और 2 आंसर है तो इसका उपयुक्त में से आंसर ई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए हम व्याख्या में आपको दिखाते हैं। देखिए
देखिए वर्तमान में भारत में कुल कितने हैं? 37। वर्तमान भारत में कुल 37 और 29 सांस्कृतिक, लेकिन अभी वर्तमान में सुन लीजिए कितना है? 37 नहीं बल्कि ये 40 हो गया है। कितना हो गया है? 40 हो गया है, ठीक है। और ये 29 सांस्कृतिक, जबकि ये 29 नहीं है, जबकि ये 33 हो गया है, ठीक है। और 7 सांस्कृतिक है और 1 मिश्रित है। विश्व धरोहर स्थल है और विश्व धरोहर में यूनेस्को द्वारा घोषित 2 विश्व धरोहर स्थल है। कौन कौन है? तो एक है महाबोधि विहार मंदिर। पहला क्या है? एक तो है महाबोधि विहार मंदिर जो 2002 में, और एक दूसरा है नालंदा महाविहार जो 2016 में इसको घोषित किया गया। ये दोनों स्थल सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका आंसर ई हुआ। लेकिन आयोग ने आंसर क्या माना है? आयोग ने आंसर ए माना है, तो इसका सही जवाब यही होगा, क्योंकि हम आयोग के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। भारत का पहला सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क था जो 1985 में बना। असम सांस्कृतिक विश्व धरोहर आगरा फोर्ट 1983 में बना। उत्तर प्रदेश तथा मिश्रित स्थल में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है जो 2016 में। उसके बाद है सिक्किम, हाल ही में मुंबई के विक्टोरिया और आर्क डेको जो 1918 में बना। ये सब क्या है? यूनेस्को द्वारा स्थापित ये विश्व धरोहर स्थल हैं। उसके बाद है कि सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। और चूंकि प्रश्न में बिहार का एकमात्र धरोहर स्थल पूछा गया है, इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि बिहार का एकमात्र धरोहर स्थल पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में क्या है? 2 स्थल है। हमने जैसे कहा कि आयोग ने आंसर ए माना है, इसलिए इसका आंसर सही यही होगा। आइए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं क्या है। व्याख्या है कि बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन या NTPC बाढ़ बिहार राज्य में स्थित है। यह पटना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर स्थित है और इस परियोजना को मेगा पावर प्रोजेक्ट नाम दिया गया और इसका स्वामित्व नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पास है। और इस पावर प्लांट का मुख्य ईंधन कोयला है। इस पावर प्लांट को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज कोई है तो वह कोयला है, और कोयला के माध्यम से क्या होता है? इस पावर प्लांट को चलाया जाता है। इस संयंत्र का आधारशिला 6 मार्च 1999 को रखा गया था। BHEL द्वारा निर्मित 1320 मेगावाट, कितना? 1320 मेगावाट का परिचालन चालू है, जबकि रूसी फर्मटेक्नो प्रोमक्सीपोर्ट द्वारा 1980 मेगावाट का निर्माण किया जा रहा। और NTPC एक महारत्न कंपनी है, ये जरूर याद रखना है। ये क्या है? ये एक महारत्न कंपनी है। NTPC का है, यह एक महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। किसका? NTPC एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। इसकी कुल स्थापित संयंत्रों में 19 कोयला आधारित तथा 7 गैस आधारित स्टेशन शामिल है तथा इसका 11 अक्षय परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। चलिए दोस्त, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। इसमें क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ये आपके सामने है, 1929, 1931, 1930, 1932, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो इसका सही जवाब होगा ए। 1929 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था। और कहां कहां किया गया था, कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, आइए हम व्याख्या के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय किसको जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। किसको जाता है? स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। मार्च 1928 ईस्वी में, कब? मार्च 1928 ईस्वी में बिहटा यानी पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा का औपचारिक स्थापना की गई थी। माने मूल रूप से नहीं, औपचारिक स्थापना की गई थी। उसके बाद नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा कहां किया गया था, तो वह सोनपुर में किया था। कहां किया गया था मेरे दोस्त? सोनपुर में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही अध्यक्षता किया गया था। उसके बाद 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, क्या? 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां होता है? लखनऊ में होता है। कहां होता है? लखनऊ में हुआ था। कहां? लखनऊ में हुआ था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आते रहता है। किया गया। लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1936 ईस्वी में इसके सदस्यों की संख्या 80,000 थी, जो 1938 ईस्वी में बढ़कर के 2,50,000 हो गई। अब समझिए, इसी से इसकी लोकप्रियता का पता लगाया जा सकता है। किस अधिनियम के तहत, 5वां क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो आप लोगों के सामने यह ऑप्शन रहा, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत काउंसिल अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के उपरोक्त में से कोई नहीं, कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप पहले जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था। चलिए, आइए कुछ और व्याख्या के साथ क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसलिए गौर से देखिएगा। चलिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को, कब? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार एवं उड़ीसा नाम से 2 पृथक राज्य बना। ध्यान से समझिएगा, क्या चीज? कि 1935 के तहत भारत सरकार शासन अधिनियम जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा नामक 2 पृथक राज्य स्थापित किया गया। सर्वप्रथम 1876 में मुंगेर से प्रकाशित मुर्द-ए-सुलेमान नामक पत्रिका में बिहारियों के लिए, ध्यान समझिएगा, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। क्या है कि 1876 ईस्वी में मुंगेर से प्रकाशित मुर्द-ए-सुलेमान, ये क्या है? एक पत्रिका है। इसमें बिहारियों के लिए शीर्षक से बिहार पृथक आंदोलन की बात कही गई। और काफी आंदोलनों के बाद 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार उड़ीसा प्रांत का विधिवत उद्घाटन हुआ और बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा बनाए गए। एक यहाँ पर और क्वेश्चन बन जाएगा कि आखिर ये जो बिहार और उड़ीसा बना, तो कहां से बना? तो ये बंगाल से अलग हुआ है। पहले बंगाल, उड़ीसा ये सब एक ही में था, तो ये बंगाल से अलग हुआ। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को अलग हो जाता है और बंगाल से अलग बिहार एवं उड़ीसा बनाए जाने की घोषणा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार आयोजन के दौरान हुआ था। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ दिल्ली में, तो उसी समय, ऐसे तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को एक अलग प्रांत बनाया गया,
लेकिन असल में देखा जाए स्थापना कब हुआ, तो यह स्थापना होता है 1911 ईस्वी में बिहार का। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जब बिहार 1911 में अलग हुआ था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम है कि न्यूनतम से द्वितीय है कि उच्चतम है कि उच्चतम से द्वितीय है कि उपरोक्त में से कोई नहीं कि उपरोक्त में से एक से अधिक? क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए। देखिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में दिखाई देना चाहिए, न्यूनतम से द्वितीय हो जाएगा। बिहार में कृषि भूमि जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है? न्यूनतम से द्वितीय है। आइए देखिए, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम द्वितीय है, न्यूनतम से द्वितीय है, जबकि न्यूनतम पश्चिम बंगाल में है। अगर न्यूनतम पूछेगा तो कहां बताइएगा? तो न्यूनतम है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है। और भारत में पिछले कई दशकों में कृषि जोतों के औसतन आकार में निरंतर गिरावट आई है और वर्ष 1935 से 1995-96 से वर्ष 2010-11 में यह 1.41 हेक्टेयर से घट करके 1.15 हेक्टेयर रह गया है। और भारतीय कृषि गणना 2011 के अनुसार देश में लगभग 80% किसान लघु और सीमांत की श्रेणी में आते हैं। यह किसान केरल ये किसान जो है केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जिसके पास कृषि जोत का औसतन आकार 1 हेक्टेयर से कम है। और कुछ हिस्सों में तो यह 0.5 हेक्टेयर से भी कम है। भारत में सिंचाई द्वारा कृषि 40% पैसा 60% मानसून पर निर्भर है। इन्हीं सब कर्म से किसानों को वर्तमान स्थिति दयनीय है। आखिर बिहार के किसानों को चाहे सीमांत या लघु किसानों की स्थिति दयनीय क्यों है? क्योंकि ये वर्षा पर 60% किसान देखते हैं मानसून पर निर्भर है कि मानसून आएगा तो हम अपना खेती करेंगे। 40% ऐसे किसान हैं जो अपने सिंचाई के बल पर अपने द्वारा करते हैं, बाकी सब 60% वर्षा पर निर्भर है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो न्यूनतम सब लोग जानते हैं कि ये बिहार का है। भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्य पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो अपना बिहार का है। आइए देखते हैं व्याख्या इसका क्या है कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में 5 स्थानों पर छोटे प्रदेशों का कब्जा है। और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में गोवा सबसे आगे है। यह क्वेश्चन को नोट कीजिए, पूछेगा कि प्रति व्यक्ति आय में सबसे अधिक कौन सा राज्य आगे है? तो वह है गोवा। और सबसे कम कौन सा है? तो वह है अपना बिहार। यहाँ लोगों की औसतन आबादी 2.25 लाख रुपए सालाना है। वहीं 2.2 लाख रुपए सालाना आमदनी के साथ ही दिल्ली दूसरे स्थान पर है। 1 नंबर पे गोवा, 2 नंबर पे दिल्ली, या सबसे पीछे अपन बिहार। आगामी दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जबकि सूची में सबसे पीछे बिहार है, जहां प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 34,856 रुपए है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आमदनी वाले राज्यों में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रति व्यक्ति आय की गणना 2011-12 को आधार वर्ष मान करके बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग क्या है? न्यूनतम है कि उच्चतम है कि न्यूनतम से द्वितीय है कि उच्चतम से द्वितीय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। आइए
इसका व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है कि बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत लगभग 276 किलोवाट है। 2012-13 में यह 130 किलोवाट थी तथा 2016 में यह बढ़कर के 256 किलोवाट प्रति व्यक्ति हो गई। और बिहार में बिजली का खपत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है। जस जस जनसंख्या बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर बिजली का खपत बढ़ेगा, लेकिन फिर भी वर्तमान में प्रति व्यक्ति बिजली खपत में न्यूनतम राज्य है। अब देख लीजिए, इतना जनसंख्या कुछ भी होने के बावजूद भी यह न्यूनतम राज्य है और न्यूनतम से द्वितीय राज्य में न्यूनतम राज्य है और न्यूनतम में द्वितीय से कौन सा है तो मणिपुर है। प्रति व्यक्ति विद्युत खपत वर्तमान में 1122 किलोवाट है और इस प्रकार राष्ट्रीय औसत खपत से बिजली बिहार बहुत ही पीछे है और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति बिजली खपत वाला राज्य गोवा है। कौन सा है? गोवा है, जो 2005 किलोवाट ऊर्जा का खपत करता है। दूसरे स्थान पर पुदुचेरी है। दूसरे स्थान पे पुदुचेरी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है न्यूनतम कि न्यूनतम से द्वितीय कि उच्चतम से द्वितीय कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम से द्वितीय। न्यूनतम से द्वितीय, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई मात्र 201 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 371 किलोमीटर है और बिहार इस मामले में केवल झारखंड से आगे है। समझिएगा, बिहार इस मामले में, सड़क के मामले में केवल झारखंड से आगे है तथा अन्य सभी राज्यों की स्थिति बिहार से बेहतर है। राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों की लंबाई बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर 43 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय औसत 75 किलोमीटर है। सड़कों के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष स्थल पर है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र नंबर 1 है, जहां प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई 352 किलोमीटर है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में प्रति लाख जनसंख्या पर 725 किलोमीटर है। चलिए और आगे देखते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है? तो एक नदी है, उस नदी का नाम है पुनपुन। क्या नाम है? उस नदी का नाम है पुनपुन नदी। कौन नदी? पुनपुन नदी है, जो फतुहा के पास आकर के गंगा में मिल जाती है। देखिए, पुनपुन नदी बिहार राज्य में बहने वाली गंगा की सहायक नदी है। अगर पूछेगा कि क्या पुनपुन जो है गंगा की सहायक नदी है, तो हाँ है, क्योंकि इसके साथ वो भी बहती है कि मध्य बिहार की पहाड़ियों से निकलने वाली यह नदी पटना की पूर्वी सीमा बनाती है। क्या बनाती है? पटना की पूर्वी सीमा बनाती है और यह नदी फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। बिहार की अन्य प्रमुख नदियों में अजय नदी, कमला नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी, बागमती नदी, घाघरा नदी, महानंदा, फल्गु, करमनासा, बूढ़ी गंडक और कनकाई नदी आदि प्रमुख है। देख लीजिए, गंगा के सब क्या है? सहायक नदियां हैं जो आकर के गंगा में मिल जाती है। कौन कौन नदी है? अजय नदी है, कमला नदी है, कोसी नदी है, पुनपुन नदी है, बागमती है, घाघरा है, महानंदा है, फल्गु है, करमनासा है, बूढ़ी गंडक है और कनकाई नदी। ये सब गंगा की सहायक प्रमुख नदियां हैं। चलिए आइए, 11 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? सॉरी, कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा CWG। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसका। देखिए, बिहार उपोष्ण कटिबंध में स्थित राज्य है। बिहार कहाँ?
उपोष्ण कटिबंध में स्थित राज्य है। जहाँ की जलवायु जो है परम मानसूनी वायु का प्रभाव पड़ता है, मानसूनी वायु का प्रभाव पड़ता है। अतः यह मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। सीधा अगर क्वेश्चन पूछे कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो बिहार की जलवायु दोस्त मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु प्रदेश का है। तापमान और वर्षा के ऋतुवत विवरण के आधार पर कोपेन महोदय ने बिहार को शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार यानी कि CWG से प्रदर्शित किया है। ये जिसका नाम क्या है, हाँ, कोपेन महोदय ने इसका नाम दे दिया CWG। यही परीक्षा में, यही क्वेश्चन में पूछा है। कोपेन महोदय ने संपूर्ण भारत को 9 जलवायु प्रदेशों में बांट दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 12। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो देखिए, काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी की प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, आके लाल मिट्टी के उपरोक्त में से कोई नहीं कि एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिमी चंपारण में मिट्टी अधिकांश यही मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में अधिकांशतः नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और जलोढ़ मृदा का निर्माण बहते हुए जल द्वारा लाए गए तलछटों से होता है और बिहार के कुल भूभाग के 90% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और नवीन जलोढ़ मृदा खादर मृदा में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टी को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। अब समझिएगा, नदियों द्वारा बहा करके लाई गई नई मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने मिट्टी को बांगर कहते हैं, जिसमें कंकरीली, पथरीली, बजरीली होती है, तो उसको क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। और देखिए कि नवीन जलोढ़ मृदा जो खादर होती है तो उसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी, जबकि उसमें चूना पत्थर फास्फोरस पाया जाता है और नाइट्रोजन की कमी होती है। कृषि अनुसंधान विभाग के अनुसार बिहार की मिट्टी मुख्यतः 3 भागों में बांटी गई है। कौन कौन? देखिए, पहला है उत्तर बिहार के मैदानी मिट्टी, दूसरा है दक्षिण बिहार के मैदानी मिट्टी और तीसरा है दक्षिण सीमांत पठार की मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण आदि जिलों में उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि इधर अधिक मात्रा में बाढ़ आते रहता है और दक्षिण बिहार में सूखा रहता है। जब उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है तो दक्षिणी बिहार में क्या रहता है? सूखा रहता है, क्योंकि यह बिहार के नेताओं का चाल रहता है। इसमें अगर बांध बना दिया, गलती से कहीं उत्तर बिहार में बांध बना दिया तो उधर बाढ़ रुक जाएगा और इधर दक्षिण बिहार में फसल उत्पादन होने लगेगा। इसलिए उन लोगों का जो धंधा पानी है वो बंद हो जाएगा। इसलिए नेताओं ने कभी बांध बनाने का सोच में नहीं करता है। जो भी बांध बनता है उसी पर रिपेयरिंग फिपेयरिंग करते रहता है, लोग टूटते रहता है। तो ये उन्हीं लोग का काम इस तरह का है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सिवान, गया, वैशाली, पूर्णिया की उपरोक्त में से कोई नहीं कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? जूट उत्पादन में सबसे अधिक बिहार का पूर्णिया जिला आगे है। जूट का उत्पादन अधिक वर्षा, अधिक ताप एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी खेती उत्तर पूर्वी बाढ़ के मैदानों में की जाती है। जहां बाढ़ की मात्रा अधिक आते रहती है उस इलाके में जलोढ़ मृदा में किया जाता है। काटने के बाद जल के नीचे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको जब हम लोग कटाई कर देते हैं तो जहां पानी जमा हो जाता है तो इसको गड्ढा खोद करके उसमें क्या करते हैं, चाहे पानी में ही इसी तरह से दबोच देते हैं, उसमें तोप देते हैं सड़ने गलने के लिए दबा करके रखा जाता है और उसके बाद तने से उसका जो छिलका है, उसका छाल जो है उतार लिया जाता है, जो
बाद में रेशे का रूप ग्रहण कर लेता है, और यही जब बाद में रेशा बन जाता है तो हम इसको पटुआ का रसरी आम भाषा में देहात में कहते हैं, पटुआ का रसरी है। तो इसको हम लोग बर बर के एकदम पटुआ का रसरी, ये खास करके जब देखिएगा ना तो हैंड पंप जब गलता है किसी किसी के घर में, तो जो उसका नीचवा ना बांधता है लोग, मिस्त्री लोग, तो वो छटकने नहीं देता है, सरकने नहीं देता है, नीचे पाइप सरक के चल जाए, उसको जबरदस्त कस के बांध देता है लोग। और जब उसी से बांध देता है लोग तो ये वो कौन सा रस्सी होता है, तो वह रस्सी यही है, पटुआ का रस्सी, जूट, ठीक ना। बाद में रेशे का रूप ग्रहण कर लेता है, और बिहार में पूर्णिया, कटिहार सबसे बड़े उत्पादक जिले हैं। और इसके अतिरिक्त कटिहार हो गया, उसके बाद सहरसा हो गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, किशनगंज आदि ये जिले हैं, जिलों में भी उत्पादन किया जाता है। और बिहार जो है पश्चिम बंगाल के बाद, बिहार जो है पश्चिम बंगाल के बाद भारत का दूसरा जूट उत्पादक राज्य है। तो पूछेगा कि अगर राज्य में देखा जाए तो एक नंबर पे जूट उत्पादन करने में कौन सा राज्य है, तो अब पश्चिम बंगाल है। और पूरे भारत में दूसरे नंबर पे जूट उत्पादन राज्य जो है अपना बिहार है, और एक नंबर पे पश्चिम बंगाल है। और बिहार के अंदर कौन है, तो पूर्णिया है, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, गंडक, सोन, कमला, इनमें से कोई नहीं कि उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही जवाब त्रिवेणी, सोन इसका सही जवाब सोन हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसका व्याख्या थोड़ा सा हम। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो इसका सोन सही जवाब नहीं, जबकि इसका सही जवाब थोड़ा सा ऑप्शन देख लिए इधर उधर हो गया है, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसका सही जवाब जो होगा गंडक होगा। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? गंडक हो जाएगा। देखिए, इस तरह से आपको भी ऑप्शन मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि ए के बाद बी ही रहेगा, ए के बाद सी भी हो जाएगा। आपको सही आंसर करना है, तो यही मिस्टेक हुआ। और देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंडक हो जाएगा। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो वह गंडक नदी पर निर्मित है, स्थित है। आइए देखते हैं, भारत सरकार के सहयोग से बिहार तथा उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना गंडक नदी परियोजना, कौन सी परियोजना? गंडक नदी परियोजना का निर्माण किया गया है। और 1959 ईस्वी के समझौते के आधार पर, कब? 1959 ईस्वी के समझौते के आधार पर इसका लाभ नेपाल को भी दिया जा रहा है। किसका? गंडक जो परियोजना है ना, इसका नेपाल को भी फायदा मिलता है। बांध का आधा भाग बिहार में और आधा भाग नेपाल में, इसीलिए इसे त्रिवेणी नहर प्रणाली भी कहते हैं। कहें त्रिवेणी इसको किस लिए कहा जाता है? क्योंकि आधा भाग नेपाल में और आधा भाग बिहार में इसका पानी आता है, इसलिए इसको त्रिवेणी कहा जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत दो मुख्य नहर का निर्माण किया गया। पहला है पूर्वी त्रिवेणी नहर या तिरहुत नहर, इसको दो नामों से जाना जाता है। पहला है पूर्वी त्रिवेणी नहर या तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पश्चिमी त्रिवेणी नहर या सारण नहर कहा जाता है। त्रिवेणी नहर प्रणाली के अंतर्गत दो अन्य नहर नेपाल में जाती है, जिस पर 15 मेगावाट क्षमता का जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जिसका संपूर्ण लाभ नेपाल को मिलता है। जो 15 मेगावाट क्षमता का बिजली उत्पादन किया जाता है, इस पूरा का पूरा किसको लाभ मिलता है? तो यह नेपाल को मिलता है। चलिए दोस्त, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? मनेर में, ध्यान से देखिएगा, मनेर में कि पावापुरी में कि राजगीर में कि जालन फोर्ट में कि उपरोक्त में से कोई नहीं कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप इसमें बता सकते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी पे है पावापुरी। कहाँ हो जाएगा? पावापुरी। आइए
इसका थोड़ा सा हम व्याख्या देखते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? जैन धर्म के अगर पूछ ले कि प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम था, तो प्रथम तीर्थंकर का नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव। उसके बाद आइए आदिनाथ, ये 23वें तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है, तथा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर का क्या नाम था? पार्श्वनाथ था। उसके बाद जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर को कहा जाता है। आपको याद रखना, प्रथम एक 23वां पूछ लेता है और कभी काल 24वां तो हमेशा पूछते रहता है। तो 24वें तीर्थंकर जो अगर पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव। अगर इसी बात को पूछ ले कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। कौन थे? वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में हुई थी। और जैन धर्म में त्रिरल का सिद्धांत दिया गया, माने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें जिसे तीन जौहर भी कहा जाता है। इसमें शामिल है सम्यक कर्म। क्या क्या है? सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान और सम्यक विश्वास। जैन धर्म के अनिश्वरवादी धर्म है। जैन धर्म क्या है? अनिश्वरवादी, माने ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। यह जैन धर्म जो है अनिश्वरवादी है, माने ईश्वर में विश्वास नहीं करता है लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और जैन धर्म दो संगति हुए हैं। जैन धर्म के दो संगति हुई थी। कौन कौन? देखिए, प्रथम क्या है? प्रथम संगति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और कहां हुआ था? यह अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? अस्तुलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में हुआ। और दूसरा है कि यह वल्लभी की अध्यक्षता में, किसके? वल्लभी की अध्यक्षता में यह देवार्थिक्षम श्रवण में हुआ था। देवार्थिक्षमा श्रवण में हुआ था। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, कि चूना पत्थर के लिए, कि लिथियम के लिए, कि बॉक्साइट के लिए? उपरोक्त में से कोई नहीं, कि उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर के लिए यह क्या है? प्रसिद्ध है, कैमूर का पठार। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। कैमूर का रोहतास का पठार विंध्य श्रेणी का पूर्वी भाग है। विंध्य श्रेणी पर्वत जो है उसी का ये पूर्वी भाग जो है कैमूर का पठार है। इसका विस्तार 483 किलोमीटर की लंबाई और तथा अधिकतम 80 किलोमीटर की चौड़ाई में जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास, मध्य प्रदेश ले, देखिए जो सासाराम वाला पहाड़ आप लोग देखते हैं रोहतास वाला, ये एकदम मध्य प्रदेश ले आया हुआ पहाड़ है, इतना लंबा है। रोहतास बिहार तक फैला हुआ है। और इस पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 300 से 450 मीटर, 300 से 450 मीटर के बीच है। और इस पठार का सबसे ऊंचा भाग रोहतासगढ़ है। सबसे ऊंचा पठार क्या कौन सा है? रोहतासगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 495 मीटर है। यह पठार छोटा नागपुर पठार से सोन नदी द्वारा अलग होता है। और इस पठार में बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर इसमें पाया जाता है। तो यह कैमूर के पठार के अंतर्गत मिलता है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका क्या नाम था? जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार, विद्रोही। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हुंकार। क्या सही जवाब होगा? हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका
संपादन किए थे और उस पत्रिका का नाम था हुंकार। क्या नाम था? हुंकार। बिहार में कृषक आंदोलन के सबसे प्रमुख व्यक्तित्व स्वामी सहजानंद सरस्वती का था। अगर बिहार के अंदर किसी किसान नेता का बात किया जाए तो वह किसान स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम आता है। आंदोलन करने में बिहार में कृषक आंदोलन का सबसे प्रमुख अगर चेहरा कोई था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, जो 1936 ईस्वी में पुरुषोत्तम दास टंडन चाहे पुरुषोत्तम नाथ टंडन की सलाह पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लखनऊ में एक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव, याद रखिएगा, जो लखनऊ में किसान महासभा का गठन किया गया था, उस किसान महासभा का अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। और लेकिन इसका महासचिव किसको बनाया गया था? तो एन.जी. रंगा को बनाया गया था। किसको? महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे। ये स्वामी पूछेगा, अगर क्वेश्चन यही पूछ ले कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये बिहार में, इसको हम तो क्योंकि वर्चस्व देख रहे हैं बिहार के अंदर, लेकिन यही क्वेश्चन पूछ ले कि ये मूल रूप के कहाँ के निवासी थे, तो ये उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के। लेकिन उनकी कर्म भूमि बिहार थी। लेकिन उसकी कर्म भूमि क्या थी? बिहार थी। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की रचना की, जिसमें से कुछ प्रमुख, जैसे देखिए भूमिहार ब्राह्मण, देखिए कौन कौन सा पत्रिका लिखे हैं, कुछ प्रमुख पत्रिकाएं रही हैं। भूमिहार ब्राह्मण, भूमिहार परिचय, करम कलाप, हुंकार और द अदर साइड ऑफ द शील्ड, रेन डिस्कशन इन बिहार, हाउस इट कवर्स आदि, इनके द्वारा ये सब लोग आप लोग नोट कीजिएगा। ये सब जो भी दिया गया है, इंग्लिश हिंदी जो भी इनकी पत्रिकाएं थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार में ये पत्रिकाएं लिखी गई थी और इन पत्रिकाओं से क्वेश्चन पूछ लेता है परीक्षा में। देखिए एक हुंकार जो पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा की स्थापना की गई थी। वो किसने की थी? तो उनका नाम था रेवतीनाथ कि सचिंद्रनाथ सन्याल, यदुनाथ सरकार कि मजहरुल हक कि उपरोक्त में से कोई नहीं कि इनमें से एक से अधिक। तो आइए इसका सही जवाब हम देखते हैं दोस्त। इसका सही जवाब सी नंबर हो जाएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल। इसका सही जवाब क्या होगा? सचिंद्रनाथ सन्याल। क्वेश्चन देख लीजिए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं कि अनुशीलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेजी विरोधी, यह जो समिति बनी थी ये क्या थी? अंग्रेजी विरोधी थी, गुप्त क्रांतिकारी सशस्त्र संस्थान थी और इसका उद्देश्य वंदे मातरम के प्रणेता एवं प्रख्याता बंगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना था। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, ये मार्ग जो बताए थे उसी पर जो सचिंद्रनाथ सन्याल थे उन लोगों का चलना था। उपाध्याय के बताए गए मार्ग का अनुसरण करना था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पूछ रहे हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1902 में की गई थी। यह जतेंद्रनाथ बनर्जी तथा वरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्रनाथ बनर्जी तथा वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी 1902 ईस्वी में। सचिंद्रनाथ सन्याल द्वारा 1908 ईस्वी में बनारस में तथा 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी। कब कब? 1908 और 1913 ईस्वी में शाखा की स्थापना की गई थी बिहार के अंदर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? कहां पूछ लिया?
मुंगेर के अंदर। तो ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के एन सिंह, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं दोस्त, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें दो लोग थे, एक मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यहां के लिए। तो इसलिए इसका सही जवाब ई हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। और इसका थोड़ा सा व्याख्या हम देख लेते हैं कि देखिए 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण नारायण सिंह के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया और इस सभा का मूल्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीतियों का विरोध करना था और ब्रिटिश कृषक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत चंपारण सत्याग्रह में मानी जाती है। और चंपारण सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व से लंबे समय से चली आ रही थी और तीन कठिया व्यवस्था अंत हो गया और इस आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर के किसान सभा का गठन किया गया था। जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी बिहार आते हैं और बिहार आने के बाद यहीं पर उसको महात्मा बना दिया जाता है। जो बिहार के अंदर चंपारण में तीन कठिया व्यवस्था यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती कराया जाता था। जब नील की खेती एक बार कर दिया जाता था तो उसमें से क्या होता था कि उस भूमि 3 साल के बाद वो हमेशा के लिए बंजर हो जाती है। अगर 3 बार खेती कर दिया जाए तो हमेशा के लिए क्या हो जाती थी? भूमि बंजर हो जाता था। और यही किसान जबरदस्ती करवा रहे थे। लेकिन जब ये चंपारण आंदोलन होता है तो उसके बाद से किसान उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं और खुश होने के बाद किसान सभा का गठन होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है दोस्त? 1934 इसमें बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव कौन थे? जो 1934 ईस्वी में बिहार में एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, इसके सचिव कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन ये रहा, आचार्य नरेंद्र देव, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, के उपरोक्त में से कोई नहीं, के उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, जैसे कि आप लोग जानते हैं, छात्रों का नेतृत्व करने वाला, जो पूरे देश के इतिहास को बदल देने वाले, सरकार उस समय गिर गई थी, जो 74 के जयप्रकाश नारायण के आंदोलन हुआ था, बिहार से आगाज हुआ था और सरकार को झुकना पड़ा इनके आगे। तो इंदिरा की सरकार थी उस समय और सरकार गिर जाती है। तो वही जयप्रकाश नारायण के बारे में आज हम बात करेंगे। जयप्रकाश नारायण, व्याख्या देखते हैं। जयप्रकाश नारायण अब्दुल बारी तथा आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में 1934 में युवा प्रगतिशील 1934 में युवा प्रगतिशील लोगों के द्वारा बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। पूछेगा कि बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये कुछ नौजवान साथी थे, जैसे जयप्रकाश नारायण हो गए, अब्दुल बारी तथा आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में 1934 में युवा प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। इसका सचिव किसको बनाया गया? जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। इन नेताओं ने मजदूरों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा लाए गए कृषक आंदोलनों का भरपूर समर्थन दिया गया और 1937 ईस्वी के चुनाव में बिहार में कांग्रेस की जीत में बिहार सोशलिस्ट पार्टी तथा अखिल भारतीय किसान सभा का महत्वपूर्ण भागीदारी रहा। 1937 में जो बिहार के अंदर चुनाव होता है और उस चुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होती है और बिहार के सोशलिस्ट पार्टी तथा अखिल भारतीय किसान सभा का महत्वपूर्ण उसमें भागीदारी रहता है। और यही जयप्रकाश नारायण, जो आंदोलन हो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, उस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण कूदे और यही बिहार के अंदर जेल में बंद थे और ये भागने के लिए उपाय सोच रहे थे, कैसे भागा जाए। दिवाली का समय था और उसी दीपावली में
बगल में पटाखा छूट रहा था, धड़ाम धड़म धड़ाधड़ पटाखा छोड़ रहा था लोग। तब दिमाग लगाए जयप्रकाश नारायण बाबू, कहे कि हम भी आज दिवाली मनाएंगे, लाओ हमारे लिए भी पटाखा, हम भी दिवाली मनाएंगे। तो कोई जेलर जो था आदेश नहीं दिया दीपावली मनाने के लिए, नहीं बाहर जाने दिया। तो इन्होंने कहा कि तुम हमको बाहर नहीं जाने दोगे तो हम इसी जेल के अंदर ही दीपावली मनाएंगे। वो छिपा उठाए और मां टनाटन लगे पीटने, आज दिवाली है इसलिए मैं छिपा बजाऊंगा, हमारे पास पटाखा नहीं है तो हम छिपा बजा करके अपना दिवाली मनाऊंगा। स्टार्ट कर दिए। जेलर जाकर के कहा अपने अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उन लोगों को यही बजाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी साथी कस कस करके छिपा बजाना स्टार्ट कर दिया और कुछ लोग ढोल भी पीटना स्टार्ट कर दिया। लोग कुछ मिल गया उधर, कुछ और मिल गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण उसी बीच में एक खंती था रामा, उसी से दीवाल को मार मार के अपने निकलने पर छेद कर देते हैं और जेल से निकल करके और वो सीधे नेपाल भाग जाते हैं। ये जयप्रकाश नारायण का पराक्रम था। तो चलिए आइए हम चलते हैं, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सामने कि A.N. सिन्हा, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, श्यामानंदन प्रसाद मिश्रा, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आप बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो लोग थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जैसा कि आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक होता है और उस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, जबकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसलिए दो लोग इसमें शामिल होते हैं, इसलिए इसका सही जवाब ई हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। संविधान सभा का पहली बैठक संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया और संविधान सभा के सदस्यों में बिहार में कुल 36 सदस्य थे, जिसमें से कुछ मुख्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, कृष्ण बल्लभ सहाय, विवेकानंद झा और अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि ये लोग बिहार से शामिल थे उसमें। तो ये व्याख्या रहा। देखिए इससे कई क्वेश्चन हो सकता है कि 9 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया जाता है? जो हमारे भारत के उद्देशिका है, हम भारत के लोग, यह उद्देश्य प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आइए अब 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1937 ईस्वी में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, G.S. लाल, कि मोहम्मद यूनिस, कि बहावी अली, कि उपरोक्त में से कोई नहीं, कि उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद यूनिस के द्वारा। बिहार से कौन थे? मोहम्मद यूनिस जो थे, जो गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का बिहार से नेतृत्व किए थे, मोहम्मद यूनिस। कौन थे? मोहम्मद यूनिस इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए दोस्त देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सही जवाब मोहम्मद यूनिस है और 1935 का अधिनियम के अंतर्गत बिहार में प्रथम विधानसभा के लिए चुनाव 1937 में हुआ और विधानसभा के 152 सीटों में से
कांग्रेस ने 98 सीटों तथा मुस्लिम लीग ने 20 सीट प्राप्त की और श्री कृष्ण सिंह कांग्रेस के नेता चुने गए। श्री कृष्ण सिंह को कांग्रेस का नेता चुना गया और श्री कृष्ण सिंह को कांग्रेस का नेता चुना गया। लेकिन राजनीतिक स्वायत्तता के मुद्दे पर अनबन होने के कारण उन्होंने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया। क्या कर दिए कि कुछ आपस में मामला खटपट हो गया, इसलिए वो नहीं रहे, उससे अलग हो गए। इसी बीच बिहार में एक कार्यकारी सरकार इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में मार्च 1937 ईस्वी में बनाई गई। उसी समय इंडिपेंडेंट पार्टी को बनाई गई और जिसके संचालनकर्ता माने अध्यक्ष का ये यूनिस को बनाया गया, मोहम्मद यूनिस को बनाया गया और ये 1937 में बनाई गई थी। इसी दौरान कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व एवं गवर्नर जनरल के बीच बनी सहमति के बाद 20 जुलाई 1937 को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार गठित हुई थी। तो वही पूछेगा कि बिहार में पहली बार किसके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था, तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ था 1937 ईस्वी में पहली बार। तो ये आज का सेशन यही समाप्त होता है, क्योंकि 22 क्वेश्चन जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया था, तो इसमें केवल 22 क्वेश्चन नहीं था जो व्याख्या हुआ, निश्चित तौर पर इसमें लगभग 100 क्वेश्चन हो गए होंगे। तो इस वीडियो से आप लोगों को निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो चलिए हम आप लोगों से दोस्त मिलेंगे फिर आपसे एक और ऑब्जेक्टिव वीडियो के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।